दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें मैं वर्ष भर महाविद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाता रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। इसके माध्यम से मैंने जानना चाहा है कि विद्यार्थी कितना अधिक तैयारी कर पाए हैं। इसमें मैंने 20 प्रश्न लिए हैं जो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। ये प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। एक प्रश्न के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं थोड़ा विलंब दूंगा और आशा करता हूं कि विद्यार्थी इनका बिल्कुल सही उत्तर देंगे और उनका जितना भी स्कोर बनेगा वो वीडियो के अंत में कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ये वीडियो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी प्राध्यापक या अध्यापक पद पर चयनित होना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? यह प्रश्न बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में थ्रू स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है उस नाटक से लिया गया है। प्रश्न है, शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? हमारे ऑप्शन है मिहिरदेव, शकराज, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। इसका उत्तर है रामगुप्त। नाटक के प्रथम अंक में शकराज एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है कि अगर वह युद्ध से बचना चाहता है तो वह अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंप दे और साथ ही उसके अपने सामंतों के लिए गुप्त वंश के सामंतों की पत्नियां भी सौंप दे। रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वह शिखर स्वामी जो उसके अमात्य हैं उससे इस विषय में सलाह लेता है। शिखर स्वामी भी उनकी बात का अनुमोदन करता है और कहता है कि राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र के बदले में एक राजा किसी भी चीज़ का विसर्जन कर सकता है। यह सुनकर रामगुप्त शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति कहता है। दूसरा प्रश्न, रामगुप्त को कलीव की संज्ञा किसने दी? हमारे विकल्प हैं कोमा, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज। उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। दूसरा ऑप्शन सही है। ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त को क्लीव यानी कायर इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी को शकराज को भेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा प्रश्न, खिंगिल कौन था? शकराज का दूत, रामगुप्त का दूत, नगर प्रहरी, एक गुप्त सामंत। जी हाँ, खिंगिल शकराज का दूत था जो रामगुप्त के दरबार में संधि प्रस्ताव लेकर आता है। हमारा चौथा प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? क संवत 1050 से संवत 1375, संवत 1375 से संवत 1700, संवत 1700 से संवत 1900। तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प है संवत 1900 से आगे। भक्ति काल की समय सीमा मानी जाती है संवत 1375 से संवत 1700 अर्थात दूसरा विकल्प। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास इस इतिहास ग्रंथ में उन्होंने संवत 1050 से संवत 1375 ईस्वी के काल को आदिकाल, संवत 1375 से संवत 1700 तक पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं ये कहा, 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल और संवत 1900 से आगे के काल को गद्यकाल का जिसे आधुनिक काल के नाम से हम जानते हैं। पांचवा प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति के आरंभ का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति के आरंभ का श्रेय किसे जाता है? हमारे ऑप्शन हैं चैतन्य महाप्रभु को, दूसरा ऑप्शन है रामानंद जी को, तीसरा रामानुजाचार्य जी को और चौथा ऑप्शन नामदेव जी को।
उत्तर भारत में भक्ति के आरंभ का श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात रामानंद जी को। रामानंद जी के बारे में बात करते हैं। इनके जन्म तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जैसा कि दूसरे संत कवियों के बारे में रहा है या दूसरे संतों के बारे में रहा है। फिर भी अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1300 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इस प्रकार से इनका जो कार्यकाल है वो 14वीं सदी है। भक्ति को आम लोगों से जोड़ने में इनकी विशेष भूमिका रही है। इसके साथ साथ इनकी शिष्य परंपरा बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है। इनके 12 शिष्य बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें कबीर, नानक, कबीर, रैदास, धन्ना और पिप्पा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सभी संतों अपने अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे, लेकिन कबीरदास जी संत होने के साथ साथ काव्य के क्षेत्र में भी धूम मचा गए। छठा प्रश्न, संतों पर किसका दार्शनिक प्रभाव माना जाता है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद व शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन है जो सही उत्तर है वो है दूसरा, अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और सभी संत कवियों पर अद्वैतवाद के दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। कबीरदास जी की वाणी में इसका विशेष रूप से हमें दर्शन होते हैं। सातवां प्रश्न, कबीर की एकमात्र रचना का नाम बताइए। ऑप्शन है कबीर वचन, कबीर ज्ञान, बीजक, साखी। ये लगभग सभी का सही होगा। उत्तर है बीजक। कबीरदास जी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। इनकी भाषा भी सधुकड़ी भाषा मानी जाती है, अर्थात एक खिचड़ी भाषा जिसमें सभी भाषाओं का मेल है। ये खुद अनपढ़ थे। इनके शिष्य धर्मदास ने इसका संकलन किया था। आठवां प्रश्न, सूफी काव्यधारा का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन है मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। सूफी काव्यधारा का पहला ग्रंथ ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है हमारा, चंदायन को माना जाता है। इसे लोर कहा भी कहा जाता है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन द्वारा रचित मृगावती को पहला सूफी ग्रंथ स्वीकार करते हैं। नौवां प्रश्न, जायसी किस शासक के समकालीन थे? हमारे विकल्प हैं अकबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी और बाबर। उत्तर है जायसी हुमायूं के समकालीन थे। माफ़ करना, शेर शाह सूरी के समकालीन थे। जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। 10वां प्रश्न, अधिकांश सूफी ग्रंथों में स्त्री को किस रूप में दिखाया गया है? ऑप्शन है माया के रूप में, ब्रह्म के रूप में, भोग विलास की वस्तु के रूप में या शैतान के रूप में। सूफी ग्रंथों में स्त्री को दिखाया गया है ब्रह्म के रूप में, अर्थात ईश्वर के रूप में। संत कवि स्त्री को माया के रूप में स्वीकार करते हैं। रीतिकालीन कवियों ने स्त्री को भोग विलास की वस्तु माना है। हमारा प्रश्न था सूफी ग्रंथों में स्त्री को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसका उत्तर है ब्रह्म के रूप में, अर्थात ईश्वर के रूप में। प्रश्न नंबर 11, राम भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। राम भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? हमारा उत्तर है विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के द्वारा दिए गए इस सिद्धांत पर आधारित है राम भक्ति। प्रश्न नंबर 12, रामचंद्रिका किस भाषा में रचित राम काव्य है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। उत्तर है पहला ऑप्शन, ब्रजभाषा। ये सही है। रामचंद्रिका ब्रजभाषा में रचित एक महाकाव्य है। यह एक रामकथा है। इसकी रचना केशवदास ने की। केशवदास रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित है?
पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्रिका, वैराग्य संदीपनी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित है? उत्तर है वैराग्य संदीपनी। पहली जो रचना है पद्मावत, वह जायसी द्वारा रचित है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। प्रश्न था तुलसीदास द्वारा रचित रचना, तो तुलसीदास द्वारा रचित रचना है वैराग्य संदीपनी। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कुंभन दास, रस खान, गोविंद स्वामी, नंददास। सही उत्तर है रस खान। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 कवि आते हैं जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उसके बाद गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये 4 कवि आते हैं जो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इस प्रकार से ये 8 कवि अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अष्टछाप की रचना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। रसखान इसका उत्तर है क्योंकि ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 15, महाभाष्य किसकी रचना है? भर्तृहरि, पतंजलि, पाणिनि, भरत मुनि। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। महाभाष्य वास्तव में एक टीका ग्रंथ है, एक आलोचना ग्रंथ है जो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के कुछ सूत्रों की विवेचना करती है। पतंजलि ने इसकी रचना की। इसका उत्तर है पतंजलि। प्रश्न नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 351। हमारा सही उत्तर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 क या 343 एक में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कही गई है। सही उत्तर है 343 यानी दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17, कामायनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये लगभग सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन है प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कामायनी खड़ी बोली हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसमें 13 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह कृति है। प्रश्न नंबर 18, अंग और अह को क्या कहा जाता है? व्यंजन, स्वर, आयोगवाह, अनुनासिक। सही उत्तर है आयोगवाह। वास्तव में अंग और अह का अलग से वर्गीकरण किया जाता है। इन्हें न स्वरों के अंतर्गत लिया जाता है और ना ही व्यंजन के अंतर्गत लिया जाता है। इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। सही उत्तर आयोगवाह, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19, ब का उच्चारण स्थान बताइए। सही उत्तर है ओष्ठ। क से म तक 25 स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। इनमें से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जो प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म और उ और बड़ा उ और प वर्ग, इनका जो उच्चारण है वो ओष्ठों से माना जाता है, अर्थात ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। तो ब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अंतिम प्रश्न, महाप्राण ध्वनि का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि है? ग, दूसरा ऑप्शन च, तीसरा ऑप्शन भ और चौथा ऑप्शन ट। महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? सही उत्तर है भ। भ महाप्राण ध्वनि है। वास्तव में वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है और जिनका उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में श्वास वायु मुख विवर से बाहर निकलती है, उन ध्वनियों को हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं।
प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण है। इस दृष्टिकोण से प वर्ग में प, फ, ब, भ चौथा वर्ण, प वर्ग का चौथा वर्ण भ है। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण है, तो इस दृष्टिकोण से भ महाप्राण ध्वनि है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ख़ासतौर से मैं अपने विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि उनका जो भी स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार अवश्य बताएं, और कोई भी अगर संशय है उस संशय के समाधान हेतु भी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।